हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। तो आज के हमारे सेशन का टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जैसे कि चाइल्ड रेप, सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट जिसको हम यौन शोषण भी कहते हैं। ऐसे टाइप के जो घिनौने क्राइम्स है आए दिन इन सब के बारे में हमको सुनने को मिलती है। तो इन सब बढ़ते हुए क्राइम्स को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक नई कानून को बनाया है, एक नया लॉ बनाया है, जिस लॉ को हम लोग पॉपुलरली पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉक्सो एक्ट एक्चुअल में है क्या, इसके कौन से प्रिंसिपल्स हमको ध्यान में रखना है जब हम कोई भी विक्टिम चाइल्ड के साथ डील करें तो, और इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, और ये किस तरह से बच्चों के लिए जो सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार है उनके लिए बेनिफिशियल है, उनकी सुरक्षा, उनका प्रोटेक्शन कैसे करती है, इन सब के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखें। अगर आपको हमारा आज के ये सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एंड में ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप स्टेज टू एक्सीलेंस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लगातार मिलती रहे। चलिए फिर आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉक्सो एक्ट के बारे में ओवरव्यू लेंगे, मतलब ये एक्चुअल में एक्ट है क्या, इसके बारे में पहले थोड़ी सी डिटेल जानकारी लेंगे। टू डील विद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस, द गवर्नमेंट हैज बॉट इन अ स्पेशल लॉ, नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे क्राइम्स को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लॉ जो है वो एनफोर्स किया, लागू किया, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इन शॉर्ट पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट को कब लागू किया गया? द एक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 14 नवंबर 2012 अलॉन्ग विद द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। जो भी कानून पॉक्सो एक्ट के अंदर बनाए गए थे, उन सारे कानून के साथ में इस एक्ट को लागू किया गया 14 नवंबर को ईयर 2012 में। ये एक्ट बच्चों की सेफ्टी के लिए, चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए, इसी वजह से इस एक्ट को 14 नवंबर ईयर 2012 में एनफोर्स किया गया, दैट मीन्स लागू किया गया हमारे सरकार के द्वारा। द पॉक्सो एक्ट 2012 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ to provide for the protection of children from the offenses of sexual assault, sexual harassment and pornography. So basically जो पॉक्सो एक्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, दैट मीन्स एक ऐसा कानून जो बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड विक्टिम, उनको हर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑफेंस हो, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है या फिर पोर्नोग्राफी है, while safeguarding the interest of the child at every stage of judicial process by incorporating child-friendly mechanisms for reporting, recording of evidence, investigation and speedy trial of offences through designated special courts। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बच्चों के सहूलियत के हिसाब से जुडिशियल प्रोसेस के हर एक स्टेज बच्चों के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, चाहे वो रिपोर्ट दर्ज करवाना हो, एविडेंस रिकॉर्ड करवाना हो या फिर इन्वेस्टिगेशन। सब कुछ बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से किया जाता है, सो दैट बच्चों को किसी भी टाइप का जो स्ट्रेस है वो ना पहुंचे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रायल है वो बहुत ही फास्ट और स्पीडी होता है, जिसको स्पेशल कोर्ट्स डील करती है। क्लियर? ये तो था सिर्फ एक ओवरव्यू पॉक्सो एक्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स है, किनको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, इन सब के बारे में यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स, द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, द पुलिस, द स्पेशल कोर्ट्स, all other government functionaries as well as non-government organizations and all professional and experts assisting the child at the trial and pre-trial stages are bound to abide by these principles। मतलब जो राज्य सरकार है, CWC मतलब जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ है, पुलिस हो, स्पेशल कोर्ट्स है, अन्य गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ है, NGOs है, और जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स है, जो कोई भी विक्टिम चाइल्ड के साथ में डील कर रहा है ट्रायल के दौरान और ट्रायल से पहले, उन सब को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है, दैट मीन्स अनिवार्य है। क्लियर? दीज प्रिंसिपल्स आर, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे सामने द राइट टू लाइफ
life and survival. Every child has the right to life and survival. हर एक बच्चे को इस समाज में अपनी ज़िंदगी इज़्ज़तदार तरीके से और सेफली जीने का अधिकार है, और इसके लिए हमको क्या करना है? टू बी शील्डेड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ हार्डशिप, अब्यूज़ और निग्लेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज़, एंड शुड गेट अ चांस फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट. हर एक बच्चों को हमको क्या करना है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का है किसी भी टाइप के हार्डशिप से, मतलब कोई भी टाइप की कठिनाइयों से, किसी भी टाइप के अब्यूज़ से. फॉर एग्जांपल, चाहे वो अब्यूज़ फिजिकल अब्यूज़ हो, या फिर उनका साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो, मेंटल हो, या फिर इमोशनल अब्यूज़ हो. इन सारे टाइप ऑफ अब्यूज़ से बच्चों को हमको बचाना है. हर टाइप की कठिनाइयों से हमें बच्चों को सेफ रखना है, सो दैट हम उनको एक चांस प्रोवाइड करें जिसके थ्रू बच्चों का हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके. क्लियर? अब देखते हैं हम अपना अगला प्रिंसिपल. तो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू हैव हिज और हर बेस्ट इंटरेस्ट गिवन प्राइमरी कंसिडरेशन. हर एक बच्चे के कन्वीनियंसीज को, उनकी नीड्स को प्राइमरी कंसिडर करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए. क्योंकि यहाँ हम एक चाइल्ड विक्टिम के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस चाइल्ड के लिए क्या बेटर होगा उसके हिसाब से, उसके कन्वीनियंट के हिसाब से, और किस तरह से हम उसे कम स्ट्रेस या प्रेशर दिए जस्टिस प्रोवाइड कर सके. दिस इंक्लूड्स द राइट टू प्रोटेक्शन एंड टू अ चांस फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट. इसी वजह से राइट टू प्रोटेक्शन और हारमोनियस डेवलपमेंट का जो चांस है उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट वो चाइल्ड विक्टिम अपने लाइफ को एक रिस्पेक्टफुल और हेल्दी तरीके से जी सके. क्लियर? अब देखते हैं हमारा थर्ड प्रिंसिपल, द राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कंपैशन. चाइल्ड विक्टिम शुड बी ट्रीटेड इन अ केयरिंग एंड सेंसिटिव मैनर थ्रू आउट द जस्टिस प्रोसेस. जस्टिस प्रोसेस के दौरान जो ऑफिशियल्स है, प्रोफेशनल्स है या एक्सपर्ट्स है, उनको जो चाइल्ड विक्टिम्स के साथ में डील कर रहे हैं बहुत ही केयरफुली और सेंसिटिव तरीके से ट्रीट करना चाहिए. ठीक है? इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? टेकिंग इनटू अकाउंट देयर पर्सनल सिचुएशन एंड इमीडिएट नीड्स. मतलब जो चाइल्ड विक्टिम है उनका जो पर्सनल सिचुएशन है और उनका जो इमीडिएट नीड है, करंट ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, उनकी उम्र क्या है, एज क्या है, जेंडर, वो मेल है या फिर वो फीमेल है, डिसेबिलिटी, वो नॉर्मल बच्चा है या फिर वो एक एबनॉर्मल बच्चा है, स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, और लेवल ऑफ मेच्योरिटी, वो बच्चा पूरी तरीके से मेच्योर है या उसकी मेच्योरिटी का लेवल क्या है, उसके बेसिस में बच्चों को ट्रीट करना चाहिए. एंड फुल्ली रिस्पेक्टिंग देयर फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल इंटेग्रिटी. सिर्फ इतना ही नहीं, जिस भी बच्चे के साथ आप डील कर रहे हो उनके फिजिकल स्टेट को, उनके मेंटल स्टेट को और उनके मॉरल इंटेग्रिटी को, सोच विचार को आप पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उनके साथ में डील करेंगे. जितना हो सके आप उनके प्राइवेट लाइफ में कम इंटरफेयर करेंगे, और जितनी ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन आपको, सिर्फ आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे. और जो भी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट्स चाइल्ड विक्टिम के साथ में डील कर रहे हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड होने चाहिए. पहली बात. दूसरी बात ये कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, अगर ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा तो ही वो इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए. अगर ऑर्डर नहीं दिया गया है तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में उस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए. क्लियर? और तीसरी बात ये, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, बच्चों के साथ आप जब इंटरैक्ट करते हो तो उनके साथ उनके ही एनवायरनमेंट में, उनके ही लैंग्वेज में इंटरैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट बच्चों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम या स्ट्रेस जो है उस चीज़ का सामना ना करना पड़े. क्योंकि बच्चा ऑलरेडी विक्टिम है, उसके साथ ऑलरेडी एक क्राइम हो चुका है. इसीलिए हमें चाइल्ड विक्टिम्स जो होते हैं उनको बहुत ही डिग्निटी और कंपैशन के साथ में ट्रीट करना चाहिए. क्लियर? हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. द जस्टिस प्रोसेस एंड सपोर्ट सर्विसेज available to child victims and witnesses and their families should be protected from all type of डिस्क्रिमिनेशन. जो भी जस्टिस प्रोसेस और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है चाइल्ड विक्टिम्स को, उनके विटनेसेस को और उनकी फैमिलीज़ को, हर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. प्रोफेशनल्स शुड बी ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड अबाउट द डिफरेंसेस. जो भी प्रोफेशनल्स इस केस के साथ में डील करते हैं, चाइल्ड विक्टिम्स के साथ में डील करते हैं, वो
ट्रेंड और एजुकेटेड होने चाहिए सो दैट वो ऐसे डिफरेंसेस को ध्यान ना देते हुए हर बच्चे को, हर एक विक्टिम को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जिसके थ्रू उनको जस्टिस मिल सके। क्लियर? एवरी चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज अ केपेबल विटनेस अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज एंड लेवल ऑफ मैच्योरिटी। हर एक बच्चे को उनके एज और मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से केपेबल विटनेस के जैसा ट्रीट करना चाहिए। इस राइट के अनुसार बच्चों को हर तरह के भेदभाव से बचाना चाहिए और उनका जो एज है उनके जस्टिस प्रोसेस में गवाह बनने के लिए रुकावट नहीं बननी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 5th प्रिंसिपल, द राइट टू स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स। The children may face a risk of repetitive victimization as compared to adults. एडल्ट्स के कंपैरिजन में आपने ये देखा ही होगा, जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है। एज यू ऑल नो, जब सेक्सुअल ऑफेंस होता है, ऐसे केसेस को दर्ज किया जाता है, तो जिनके अगेंस्ट ऐसे केसेस फाइल किए जाते हैं वो विक्टिम को परेशान करते हैं सो दैट वो केसेस वापस ले ले और वो बच जाए। तो ऐसे रिपीटेटेड रिस्क से बचने के लिए इस प्रिंसिपल को बनाया गया है। क्लियर? अ प्रिवेंटिव मेजर कुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट children by demanding references for checking the background before hiring personnel likely to work with children such as teachers, orphanages, etc. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जो भी प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं, चाहे वो टीचर हो या कोई ऑर्फनेज हो या शेल्टर होम्स हो, वेलफेयर होम्स हो, जहाँ बच्चे को रखे जाते हैं, उनका बैकग्राउंड जो है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में पूरी इंक्वायरी पहले कर लेनी चाहिए उन्हें हायर करने से पहले। क्लियर? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स एंड विटनेसेस राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली 2 एस्पेक्ट्स है चिल्ड्रन विक्टिम्स और विटनेस को जानकारी देने का। पहला एस्पेक्ट क्या है? द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द मोर जनरल वन एंड कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग चाइल्ड विक्टिम्स एंड विटनेसेस अबाउट द असिस्टेंस दे आर एंटाइटल्ड टू। फर्स्ट वाला इसीलिए जनरल माना जाता है बिकॉज इसमें क्या इंक्लूड किया जा रहा है कि हम चाइल्ड विक्टिम हैं और जो विटनेस है उनको क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। ठीक है, उन्हें उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उनका जो लीगल प्रोसीडिंग है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है और उनका क्या रोल है उस लीगल प्रोसीडिंग में, अगर वो गवाही देना चाहते हैं तो, अगर वो विटनेस बनना चाहते हैं तो। ठीक है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज मोर स्पेसिफिक एंड रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर केस इन विच द चाइल्ड इज इन्वॉल्व। जो सेकेंड एस्पेक्ट है इसे ज़्यादा स्पेसिफिक माना जाता है नेचर में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो विक्टिम है उसे इस केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसे उस केस में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उन सब के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल, केस का क्या प्रोग्रेस है, प्रोसीडिंग्स की शेड्यूलिंग कब हो रही है, बच्चे जो है, जो चाइल्ड विक्टिम है, अगर वो विटनेस बनना चाहते हैं तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है, कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, और जो ऑफेंडर्स है उनका स्टेटस क्या है, इन सब के बारे में बच्चों को और जो विटनेसेस है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी वजह से जो इन्फॉर्मेशन देने का जो अधिकार है वो 2 एस्पेक्ट है। पहला वाला जो है वो जनरल है एंड जो सेकंड वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। क्लियर? अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रिंसिपल, द राइट टू बी हर्ड एंड टू express views and concerns. Every child has the right to be heard in respect of matters affecting him or her. हर एक बच्चा इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये अधिकार रखता है, उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि उन्हें जो भी मैटर्स अफेक्ट करता है उन्हें उस चीज़ के बारे में, उस मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए। ठीक है। द चाइल्ड हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट एट ऑल लेवल्स, बीइंग informed, expressing an informed view, having the view taken into account and being the main or joint decision maker. बच्चे के पास ये अधिकार है कि वो हर एक जस्टिस के लेवल में पार्टिसिपेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, चाहे इंफॉर्मेशन देना हो, अपने एक्सप्रेशंस मतलब अपने आइडियोलॉजीज़ या अपने विचार जो है उसको एक्सप्रेस करना हो,
केस में अगर वो जॉइंट या मेन डिसीजन मेकर है तो उनका क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या सोचते हैं और उनकी सहूलियत के हिसाब से उनकी कन्वीनियंस, उनके नीड्स, उनके बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। और साथ ही में केस में जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं चल रही है उन्हें उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रिंसिपल, द राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंस। द चाइल्ड मस्ट रिसीव द रिक्वायर्ड असिस्टेंस टू एड्रेस हिज और हर नीड्स एंड इनेबल हिम और हर टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एट ऑल स्टेजेस ऑफ द जस्टिस प्रोसेस। मतलब जो बच्चा है, जो चाइल्ड विक्टिम है, उसे जो भी असिस्टेंस या मतलब सर्विसेज चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी ज़रूरतों को बता सके, पूरी कर सके और इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके अपने न्याय के प्रोसेस में, अपने जस्टिस प्रोसेस में, हर एक स्टेज में उन्हें वो सारी असिस्टेंस, उन्हें वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जानी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द राइट टू प्राइवेसी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसे ज़रा ध्यान से देखना। द चाइल्ड्स प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द प्री ट्रायल एंड ट्रायल प्रोसेस। मतलब जो चाइल्ड विक्टिम है, ट्रायल से पहले और ट्रायल के दौरान जो प्रोसेस चल रही है उसके दौरान उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए हर एक स्टेज में। देयर आर टू एसेंशियल वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स एंड विटनेसेस। बाल पीड़िता मतलब चाइल्ड विक्टिम और उनके जो विटनेस है, गवाह है, उनकी प्राइवेसी को, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला, फर्स्टली बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन चाइल्ड विक्टिम एंड विटनेसेस। सबसे पहला तो जो चाइल्ड विक्टिम है उनके बारे में कोई भी अन्य और इन्फॉर्मेशन या फिर जो विटनेस गवाह देने आने वाले हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी बाहर के व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए जो केस में इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर। एंड सेकेंडली बाय रेस्ट्रिक्टिंग द अटेंडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक और नॉन एसेंशियल पर्सन्स इन कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में ट्रायल के दौरान जब ट्रायल केस चल रहा है, जुडिशियल प्रोसेस चल रही है, उस वक्त में जो जनरल पब्लिक है उन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और जो दूसरे नॉन इसेंशियल मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई एम्प्लॉयज़ हो, लॉयर हो, कोई और व्यक्ति हो, जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है उस कोर्ट रूम के अंदर, उनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों तरीके से आप हर एक बच्चा जो भी विक्टिम है और उनके जो विटनेसेस हैं उनकी आइडेंटिटी को, उनके सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो और पूरी तरीके से प्राइवेसी जो है वो मेंटेन कर सकते हो। क्लियर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्डशिप ड्यूरिंग द जस्टिस प्रोसेस। अब आप सभी को तो ये पता ही है, ये जो जस्टिस प्रोसेस है ये हलवा तो है नहीं। आप इजीली गए, आपके साथ न्याय हो गया और आप वापस आ गए, राइट। यहाँ पर हर किसी को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाकर किसी को न्याय मिलता है। थ्रू आउट द जस्टिस प्रोसेस चाइल्ड विक्टिम्स आर एक्सपोज टू हार्डशिप। जो भी जस्टिस प्रोसेस है हर एक लेवल में बच्चे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द जुडिशियल प्रोसेस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल वन फॉर द चाइल्ड एज फार एज पॉसिबल। जो जुडिशियल प्रोसेस है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एनी स्ट्रेस द चाइल्ड में हैव एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस शुड बी मिनिमाइज। जुडिशियल प्रोसेस के दौरान अगर किसी भी टाइप का स्ट्रेस बच्चों को पहुंचाया जाता है, बच्चों के ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर डाला जाता है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड विक्टिम्स को बार बार प्रेशराइज किया जाता है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्ड्स लेने के टाइम पे, या फिर अगर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन है उस वक्त में भी, तो बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस दिया जाए जुडिशियल प्रोसेस में, सो दैट क्या है बच्चे के ऊपर इसका बुरा असर, बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्टिस प्रोसेस के दौरान बच्चों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनसे ये प्रिंसिपल उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, द राइट टू सेफ्टी। Where the safety of a child victim may be at risk, appropriate measures should be taken to require the reporting of those safety risks to appropriate authorities and to protect the child from such risk before, during and after the justice process. जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि जो चाइल्ड विक्टिम है उसे किसी भी टाइप का खतरा है तो अप्रोप्रिएट मेजर्स आपको लेने चाहिए, बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। कब प्रोवाइड करनी चाहिए? जो जस्टिस प्रोसेस है उसके पहले, जस्टिस प्रोसेस के दौरान जब वो जस्टिस प्रोसेस चल रहा है,
और जब बच्चे को जस्टिस मिल चुका है उसके बाद भी कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा जब केस दर्ज की जाती है पुलिस के पास, तब से ही विक्टिम को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, सो दैट वो अपना केस जो है वो वापस ले ले। कई बार क्या होता है, अगर उस वक्त में भी बच्चा हिम्मत दिखाता है या विक्टिम हिम्मत दिखाकर केस को वापस नहीं लेते, तो जब जस्टिस प्रोसेस चल रहा है तो उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर या विटनेसेस जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, सो दैट वो लोग क्या करें, उस केस को टर्मिनेट कर दे। ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, समझो केस कंप्लीट हो गया, बच्चों को न्याय मिल गया, उसके बाद में जो ऑफेंडर्स होते हैं, उनके जो साथी होते हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो फिर भी जो विक्टिम है उसकी फैमिली को, विक्टिम को परेशान करते रहते हैं। ऐसे टाइप के रिस्क से बचाने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उनको रिपोर्ट करनी चाहिए, सो दैट वो सही तरीके से बच्चे को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके। क्लियर। अब देखते हैं हमारा सबसे लास्ट प्रिंसिपल, द राइट टू कंपेंसेशन। ये भले से लास्ट प्रिंसिपल है पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड विक्टिम मे बी अवॉर्डेड कंपेंसेशन फॉर हिज और हर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। जो चाइल्ड विक्टिम है उसे कंपेंसेशन प्रोवाइड की जाती है, सो दैट उससे वो अपना रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो है वो कर सके। रिलीफ या रिहैबिलिटेशन मतलब जब बच्चे के साथ में कोई भी टाइप का सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, सब मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है। तो मेडिकल हेल्प अफोर्ड करना हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता है। रिहैबिलिटेशन मतलब उनको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट केसेस क्या हो रहा है, बार बार शिफ्ट हो रहा है। पहले आप हाई कोर्ट में अगर हार गए हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, किसी भी जगह पे आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना पड़े या आपको माइग्रेट करना पड़े। क्यों? क्योंकि लोग क्या होता है, सोसाइटी के लोग इस चीज़ को एक स्टिग्मा मानते हैं। ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए उनको कुछ पैसे दी जाती है, जिसके थ्रू जो चाइल्ड विक्टिम है वो अपना जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसे कवर अप कर सके। अगर वो कहीं पर माइग्रेट कर रहे हैं, उनका जो रिहैबिलिटेशन है वो उस चीज़ को प्रॉपरली अफोर्ड कर सके। क्लियर। दिस कंपेंसेशन मे बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरिम स्टेज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल एज वेल एज एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। ये जो कंपेंसेशन है ये इनको कब दिया जाता है? पहली बात तो ये इनको इंटरिम स्टेज पे दिया जाता है जब इनका जो ट्रायल है ये पेंडेंट है। दैट मीन्स कोर्ट में केस तो जा चुका है पर अभी तक उस पर कोई भी जजमेंट नहीं आया है, तो उस दौरान में भी उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड की जाती है। और कंक्लूजन प्रोवाइड करने के बाद में, दैट मीन्स जजमेंट प्रोवाइड करने के बाद में भी बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त के लिए भी उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। तो ये तो थे हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हर एक प्रोफेशनल, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए जब कभी भी वो किसी भी चाइल्ड विक्टिम के साथ में डील करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉक्सो एक्ट। इस तरह से हमारे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है हमारा, देयर शुड बी मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। दैट मीन्स अगर किसी भी बच्चे के साथ में किसी भी टाइप का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, किसी भी बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, तो अगर किसी ने इस चीज़ को देखा है, किसी के पास अगर इस चीज़ की जानकारी है, तो उस व्यक्ति को इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई पर्सन ये रिपोर्ट करने में असक्षम रहता है, मतलब फेल हो जाता है और वो रिपोर्ट नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर उसे भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल को मालूम है कि उनके ही स्टाफ मेंबर में से किसी ने बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया है, तो एज अ प्रिंसिपल और एज अ विटनेस उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सेक्सुअली अब्यूज जिस बच्चे के साथ में हुआ है उसके बारे में वो पुलिस को रिपोर्ट करे। क्लियर। नेक्स्ट है responsibility for making urgent and necessary arrangement for the care and protection of the child by police personnel। मतलब जैसे ही पुलिस पर्सनल को ये रिपोर्ट मिलता है किसी भी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अर्जेंटली अरेंजमेंट करे जिसके थ्रू वो बच्चों की प्रोटेक्शन कर पाए, बच्चों को केयर प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करे, या फिर किसी शेल्टर होम में अगर ज़रूरत है तो उसे वहाँ पर शिफ्ट कर दे। ठीक है।
नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ अ चाइल्ड अब्यूज़ मस्ट बी प्रेजेंटेड टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC विद इन 24 आवर्स। मतलब रिपोर्ट्स जो दर्ज हुए हैं चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये रिपोर्ट्स को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ में 24 घंटे के अंदर शेयर करे। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पॉक्सो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी डन विद द मिनिमम स्ट्रेस। मतलब पॉक्सो के अकॉर्डिंगली जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी बच्चे के साथ वो बहुत ही ज़्यादा कम स्ट्रेसफुल होनी चाहिए। बच्चों के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इन कैमरा ट्रायल प्रोविजन शुड बी मेड। इन कैमरा ट्रायल प्रोविजन मतलब क्या हो, रूम में जो ट्रायल रूम है, कोर्ट रूम है जहाँ पर बच्चे का ट्रायल चल रहा है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को प्रेफर करना चाहिए और साथ ही में इस जो ट्रायल है इसमें बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं की जानी चाहिए और ये जो ट्रायल है ये बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि बच्चे को बार बार कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, या फिर बच्चे को अगर आप टेस्टिफाई करना चाहते हो तो उन्हें किसी भी वीडियो लिंक के थ्रू कोर्ट रूम के अंदर आप टेस्टिफाई करो, या पहले से आप उनका जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप कोर्ट रूम में प्रेजेंट करो जब मेन ट्रायल जो है वो हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में अगर बच्चे को टेस्टिफाई किया जाएगा तो वो घबरा जाएगा, उसके ऊपर एक प्रेशर टाइप हो जाएगा जो कि उसके लिए मेंटल और फिजिकल कंडीशन के लिए सेफ नहीं है। क्लियर। एंड हमारा लास्ट एस्पेक्ट है एज पर द रेगुलेशन ऑफ पॉक्सो अ केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी डिस्पोज्ड विद इन अ ईयर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफेंस। मतलब पॉक्सो एक्ट के रेगुलेशंस के हिसाब से जब कोई सेक्सुअल अब्यूज का केस दर्ज होता है उसी वक्त से 1 साल के अंदर अंदर उस केस को डिस्पोज कर देना चाहिए। दैट मीन्स उस केस को सॉल्व कर देना चाहिए। क्लियर। तो अभी तक हमने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखे, फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के साथ में भी डील कर लिया। तो इसके बाद में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द एक्ट रिकॉग्नाइजेस ऑलमोस्ट एवरी नोन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन एज पनिशेबल ऑफेंस। मतलब पॉक्सो एक्ट जो है हर एक टाइप का सेक्सुअल अब्यूज को जो बच्चों के खिलाफ होता है उसे पनिशेबल ऑफेंस मानता है, कानूनन जुर्म मानता है। एंड मेक्स द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के जो दूसरे एजेंसीज है जैसे कि सच एज द पुलिस, जुडिशियरी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन मशीनरी कोलैबोरेटर्स इन सिक्योरिंग जस्टिस फॉर अ सेक्सुअली अब्यूज चाइल्ड। मतलब इस एक्ट के तहत राज्य हो, उसके अंदर रहने वाले जो दूसरे एजेंसीज है जैसे कि पुलिस है, जुडिशियरी है या कोई भी चाइल्ड प्रोटेक्शन मशीनरी है, कोलैबोरेटर है, जिन लोग जस्टिस को क्या है सिक्योर कर सकते हैं और सेक्सुअली अब्यूज चाइल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जल्द से जल्द जितनी ज़रूरी नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो बच्चे के लिए ले, उसको ट्रीट करने की कोशिश करे और उसे जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करे। हेंस द पॉक्सो एक्ट इज प्रूव टू बी एन इफेक्टिव डिटरेंट इन कर्बिंग द अकरेंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज इन आवर सोसाइटी टुडे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट आने के बाद में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हद तक बच्चों के खिलाफ हो रहे सेक्सुअल अब्यूज़ या किसी भी टाइप का सेक्सुअल ऑफेंस को ख़त्म करने में, कुछ हद तक काबू करने में सक्सेसफुल साबित हुए हैं आज के डेट में इस समाज में। आई होप आपको पॉक्सो एक्ट क्या है समझ में आ चुका है और ये किस तरह से बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, उन्हें सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी जैसे क्राइम से बचाने की कोशिश करता है और बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करता है और हमारे सोसाइटी को एक सेफ सोसाइटी बनाने में सक्सेसफुल साबित होता है पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो चलिए फिर ये सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतने ज़्यादा क्राइम्स को हम कम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना, इससे आपको लगातार आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।